सही मायनों में वो ये पीढ़ी है, ये गरीब लोगों के लिए है, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनके लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए पीजीआई का फार्मूला। और ये अमूमन तक कांग्रेस का कोई और दूसरा नाम दिया जा सकता है। ये जो फार्मूला पहले दौड़ा है वो अब भी दौड़ हमारा साइकिल के साथ पंजे के फार्मूला दौड़ेगा जो पहले था वो ही दौड़ेगा। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगी। नीचे की तरफ से कुछ लोग क्या कह रहे हैं, चर्चा है। अच्छी बात है, हमें तो भाजपा को हराना, उसमें जो लोग शामिल हो जाए उससे अच्छी बात कोई नहीं। चाहे हाथी हो, साइकिल हो, पंजा हो और कोई हो, फ्रंट बना के अगर हम लोग लड़ते हैं मजबूती के साथ तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। पिछले दिनों से देखा जाए तो जनपद में सियासत का प्याला छलक रहा है, या यूं कहा जाए कि जैसे सियासत के प्याले का पारा बढ़ता जा रहा है। बात चाहे सांसद और विधायक के जुबानी जंग की हो या हाल फिलहाल में एक फोटो वायरल को भी लेकर सियासत का प्याला बढ़ा है। तमाम मुद्दे, तमाम बातें, और आज जीडी न्यूज के खास मेहमान हैं वो सांसद हाजी फजल रहमान साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त आपके साथ अनुज प्रताप सिंह। सियासत का जो प्याला छलक रहा है जनपद में वो किसी से अछूता नहीं है, सबकी निगाह लगी हुई है। तमाम मुद्दे हैं। सांसद इमरान मसूद साहब, उधर जय आंसू मलिक साहब, साथ में एमएलसी शाहनवाज साहब की चर्चाएं हैं, और राष्ट्रीय महासचिव का जो साथ में जो फोटो वायरल अभी हाल फिलहाल में उसको भी लेकर सियासत की चर्चा की जाएगी। वो समझ रखते हैं राजनीति में बसपा के सांसद बन के गए थे, चुने थे, और बिना किसी विवाद के अपना कार्यकाल पूरा किया, और सहारनपुर के विकास को पंख देने का कार्य भी हाजी फजल रहमान साहब ने किया। उस पर भी चर्चा की जाएगी कि एक साल में सहारनपुर के विकास को पंख लगे हैं या रफ्तार पे ब्रेक लगने का कार्य हुआ है। आपको बहुत बहुत स्वागत है जीडी न्यूज में। चलिए जी, का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे। जी एमपी साहब, फिर पिछले की तरफ थोड़ा चलते हैं। जिस तरह की सियासत हो रही है जनपद में, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, उसमें मैं मॉलिश करके टिकट नहीं लाया, उधर से आवाज आती है कि जय तुम्हारी नीयत से तो मेरे जूते साफ हैं। गठबंधन के प्रत्याशी दोनों लोग समाजवादी और कांग्रेस के होने के बाद में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका बयान भी आया है, इसमें कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है गठबंधन के नेताओं के बीच में जिला सहारनपुर में, वो कोई अच्छा संकेत नहीं है, ना ही कोई सियासी आदमी उसको सही मानेगा। मेरा तो मशवरा यह है कि उनको भी और हमको भी कंट्रोल करना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, क्योंकि अभी तक गठबंधन है तो गठबंधन का पालन होना चाहिए और दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक तरफ से टूटता है तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन भी आना वाजिब है। तो मैं इसको बेहतर नहीं समझता। मशवरा है कि अपने आप में संयम बरतें, और कोई बहुत ज्यादा कोई बात हो बड़ी शालीनता के साथ उसको कह दी जाए, वो ज्यादा बेहतर। एक ओर जो मान्य सांसद हैं, सदन के सदस्य हैं लोकसभा के, दूसरी ओर जो है मान्य विधायक हैं, आप सदन के सदस्य हैं विधानसभा के। जिस तरह की जो तू मैं सामने आ रही है, क्या कोई महत्वाकांक्षा नजर आ रही है कि किसी को एडजस्ट कराना है, या उस सीट पे जहां पे मान्य विधायक है उस सीट पे किसी और को चुनाव लड़ाना है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के ही एमएलसी जिनके नाम की चर्चा हो रही है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा देहात विधानसभा से, क्या लगता है आपको? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो बयानबाजी हो रही है उसमें असल मुद्दा जिला परिषद का इलेक्शन जी, उसके फोकस है जी। और आप जान लीजिए कि विधानसभा का इलेक्शन में अभी काफी टाइम है, लेकिन उसको सामने रखते जिला परिषद की इलेक्शन की तैयारी
कुछ लोग चाहते हैं कि जिला परिषद के लिए लोग मेरे संपर्क में आए, मेरे पास भीड़ आ जाए मेरे संपर्क टिकट में आए। मांगने वालों की। और ये एक सियासी आदमी इस तरह की बात सोचता है, लेकिन उसमें भी एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट के अंदर इन सब चीजों को करनी चाहिए, ना कि आप ओपन कर दें, उसमें आपके भी हाथ जल जाएंगे, दूसरे लोगों के भी। तो इसलिए मेरा मशवरा है कि इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए और इस तरीके से करनी चाहिए कि बीजेपी के लोगों को, फिरका परस्त लोगों को हम लोग हराने का काम कर सकें और जिला परिषद में सेकुलर फ्रंट का वो उम्मीदवार कामयाब हो सके, चेयरमैन बन सके। ये हमारी एक प्लानिंग है, ना कि एक दूसरे को हराने की बात है। आप कह रहे हैं कि जब बीजेपी को टारगेट करते चुनाव की हम तैयारी करें और जो फीका प्रस्त लोग हैं उनको जीतने ना दें, लेकिन ये कैसे संभव होगा? सातों को लड़ाऊंगा, सातों पे लड़ाऊंगा, किसी गद्दार को नहीं लड़ाऊंगा। गठबंधन से बाहर आके माननीय सांसद साहब ये बात कह रहे हैं, तो ऐसे में जो गठबंधन की जो गरिमा है, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव 2027 में, हालांकि आपने जिला पंचायत की ओर इशारा किया है, हो सकता है जिला पंचायत का चुनाव अभी से कहने के प्रभावित होने वाला होता हो, लेकिन जिस तरह से गठबंधन से बाहर आके सातों सीटों के चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, अपने लोगों को लड़ाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए गठबंधन बचता कहाँ है फिर? देखिए, गठबंधन जो हुआ है वो आज भी कायम है। अभी तक हाई कमांड, चाहे समाजवादी का हो चाहे कांग्रेस, उन्होंने कोई इशारा नहीं किया कि हमारा गठबंधन टूट। सबकी तरफ से अभी तक यही बात है कि गठबंधन हमारा मौजूद है। मैंने अभी आपसे कहा कि ये 7 सीटों पर लड़ाना की बात सिर्फ एक बयान है, बयानबाजी है। असल मकसद तो जिला पंचायत का इलेक्शन है। और अभी भी 2 दिन पहले कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी यहाँ पर आए, तो कोई इस तरह की बात नहीं कह कर गए जिससे लगे कि हमारा गठबंधन असेंबली के लिए टूट गया है, ये हम अलहदा होकर लड़े। तो जाहिर बात है कि जो हमारे जिला सहारनपुर के नेता हैं कांग्रेस के, उनकी अपनी निजी राय है, वो सब होती रहे, लेकिन हाईकमांड को इस तरह साबित नहीं कर रहा है कि हमारा गठबंधन टूट गया। तो ऐसे में क्या लाजमी हो जाता है कि जय विधायक आसू मलिक को टारगेट किया जाए, उनको बार बार चर्चाओं में लाया जाए, उनके प्रति बयानबाजी की जाए, या ऐसी बातें बोली जाए जिससे लगे कि जय कहने की गठबंधन से बाहर आके बोला जा रहा है, चाहे वो सातों सीटों पर लड़ाने की बात कही जा रही हो, या किसी उम्मीदवार की घोषणा की जा रही हो, या वो तमाम बातें जिनसे आप भी रूबरू हैं, हम सब लोग रूबरू हैं, और सियासत में अपनी हिस्सेदारी रखने वाले हर आदमी उसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, फिर ये दोहरा रहा हूँ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जिला पंचायत के इलेक्शन की तैयारी है। और जहां तक देहात विधानसभा की बात है, वहां कोई जो जिला उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी हैं, वो कोई इशारा नहीं कर रहे। अब किसी की निजी राय है, कोई क्या बोलता है, निजी आरोप प्रत्यारोप आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो कांग्रेस के हाईकमांड की बात है। उन्हें देखना चाहिए कि भाई इससे फिरका परस्त लोग मजबूत हों कि सेकुलर लोग हैं कमजोर हों, इस चीज की उन्हें नजर रखनी चाहिए। एमपी साहब, जब हमारा पिछला इंटरव्यू हुआ था तो आपने बोला था कि मैंने सहारनपुर के विकास को पंख देने का कार्य किया है, मैंने सहारनपुर के विकास को गति देने का कार्य किया है। मैं विपक्ष में होता हुआ भी मैंने सहारनपुर के लिए बड़ा प्रयास किया है, चाहे उसमें सपना टाइगर का पुल रहा हो, या वो तमाम आपने बातें बताई, सड़कों की बातें बताई थी, तमाम चीजें आपने बताई थी। ये 9 बजे पीर वाले पुल की भी आपने जिक्र किया था, तमाम वो जिक्र किया था। लेकिन आज सवाल उठता है, 1 साल क्या है सहारनपुर का हाल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टर्म था 5 साल का, माशाल्लाह से उस दौरान काफी काम,
जिनका पुलों का जिक्र आपने किया, वो या उससे हटके और बहुत से पुल हैं। बेहट में रत्ते बनवाए गए, हाँ रामपुर में पुल बनवाया गया, ये मोहन के अंदर पुल बनवाया गया। उसमें उन 5 सालों में 2 साल हमारे कोविड भी 2 साल चले कोई गए। तो इन 3 साल में रहते हुए मैं अपने काम से मुतमईन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे इस कार्यकाल में किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। इस चीज से मैं संतुष्ट हूँ। और रही बात आपने अभी कहा कि भाई जो हमारे नए सांसद हैं उन्होंने 1 साल में क्या काम किया, देखिए इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, चूंकि हम उनको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहते, चूंकि वो समाजवादी और कांग्रेस के अंदर के उम्मीदवार थे। तो अभी थोड़ा सा वक्त दिया गया, उनको भी दिया गया, कोई नई सरकार भी आती है उनको भी दिया जाता है, तो उनको भी वक्त दिया जाना चाहिए। हाँ, आप उनसे सवाल करें, वो आपको बता सकते हैं कि उन्होंने काम किया है। नहीं सर, मैंने उनके काम पे उंगली नहीं उठाई, मैंने उनके काम पे जब प्रश्नवाचक नहीं खड़ा किया। मैंने आपसे पूछा 1 साल क्या है सहारनपुर का हाल, उसमें ये आया था जो आपके विकास कार्य अधूरे थे, काम शुरू हो चुका है लेकिन अधूरे है, क्या उन पे काम जारी है या वो रुक चुका है या और आगे काम बढ़ा हुआ है, वो मैं हाल जानना चाह रहा हूँ सहारनपुर का। नहीं, उसके बारे में भी आप ना, मैं कुछ कहना चाहूँगा, ये इसके बारे में तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना, वो आपको। जो आपने काम शुरू कराया तो उन पे भी चर्चा नहीं करना चाहते आप? नहीं, जो काम शुरू है वो तो जो शुरू हो चुके वो तो कंप्लीट हो, जो हमारे दौर में काम शुरू है वो तो कंप्लीट हो, उनमें कोई रुकावट कोई नहीं आ सकती। क्योंकि काम को शुरू कराना एक अलग बात है, फिर उस पर सरकार अमल करती है वो दूसरी बात। तो सरकार जो हमने काम शुरू कराया उस पर सरकार अमल कर रही हो जाएंगे कंप्लीट, उसमें किसी के रोकने न रोकने बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के आप सहारनपुर के बड़े नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी में आप आए हैं, बड़े कद के साथ आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन पीडीए की बात की जाती है समाजवादी पार्टी में। सहारनपुर में पीडीए का किस तरह का असर है? क्योंकि इमरान मसूद साहब सहारनपुर में मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। सहारनपुर में जो भैया का पीडीए, अखिलेश यादव का पीडीए है, वो कितना लोग उसे लेके कितना गंभीर है? 2027 के चुनाव पे सातों विधानसभा पे पीडीए का क्या असर पड़ने वाला है, जब इमरान मसूद यहाँ से बड़ी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो पॉलिसी है हमारे समाजवादी पार्टी, जिसका नाम दिया गया है पीडीए, पीडीए में आप समझते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आदि आबादी भी है, जोड़ दे आदि आबादी। सही मायनों में वो ये पीडीए है, ये गरीब लोगों के लिए है, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनके लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए पीडीए का फार्मूला है। और ये अमूमन तक कांग्रेस का कोई और दूसरा नाम दिया जा सकता है स्कीम का, वो जाने, लेकिन समाजवादी का पीडीए के नाम से मंसूब है। तो अखिलेश जी का पीडीए का नारा पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी था और उसका रिजल्ट भी आया। तो उम्मीद करते हैं पीडीए के स्कीम को अपनाने के बाद एक मैसेज गया है गरीब लोगों, कमजोर लोगों, जो सामाजिक तौर पे कमजोर हैं, उनमें सबको बराबरी के तौर पे हिस्सेदारी दिलाने के लिए, ये इसका मैसेज। इसमें कोई जात बिरादरी की बात नहीं, कोई अपर की और पिछड़ों की या और दूसरे गरीब लोगों की, इसमें कोई तफरीक नहीं है, सबको साथ लेके चलने का मकसद है। लेकिन उन लोगों को मौका देने की बात है जो वंचित रहे सत्ता से, जिनकी हिस्सेदारी अभी तक नहीं हो सकी, उनके लिए पीढ़ी लेके सबको चलना है। इसमें कोई भी हो जो मुस्तहिक हो उसको हिस्सेदारी दी जाए।
सहारनपुर में क्या असर पड़ेगा पीडीए का? देखिए सहारन इमरान मसूद जब सामने और तैयारी पूरी जगह घोषणा भी कर रहे हैं लगातार अपने प्रत्याशियों की। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, फिर से मैंने पहले भी कहा था, बयानबाजी कुछ और है, मकसद कुछ और है, और किसी के डिक्लेयर करने से कुछ भी नहीं होता। अगर डिक्लेयर होने के बाद उनको कैंडिडेट बनाया जाता तो यहाँ से अध्यक्ष जी आए थे उत्तर प्रदेश को ऐलान करके जा, तो ये बयानबाजी है, इस बयानबाजी का भी आप महसूस रखते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बयानबाजी से प्रेशर में लिया जा रहा है पीडीए वालों को, समाजवादी वालों को गठबंधन के लिए? कांग्रेस का जो है सम्मानजनक तरीके से कांग्रेस का गठबंधन हो जाए कांग्रेस को, क्योंकि इमरान मसूद ने खुद बोला है कि ये 17 और 80 का फार्मूला इस बार नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलेगा। देखिए जो फार्मूला पहले दौड़ा है वो अब भी दौड़ेगा। हमारा कहना साइकिल के साथ पंजे के फार्मूला दौड़ेगा, जो पहले था वो ही दौड़ेगा, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगी। नीचे की तरफ से कुछ लोग क्या कह रहे हैं, चर्चा ये है कि हाथी भी दौड़ेगा। हो सकता है, अच्छी बात है, हमें तो भाजपा को हराना, उसमें जो लोग शामिल हो जाए उससे अच्छी बात कोई नहीं, चाहे हाथी हो, साइकिल हो, पंजा हो और कोई हो, फ्रंट बना के अगर हम लोग लड़ते हैं मजबूती के साथ तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। क्योंकि अब लोग तंग आ चुके भाजपा की पॉलिसी से, तंग आ गए, हर कोई परेशान है, कारोबारी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। आप बताइए कौन खुशहाल है? छोटा दुकानदार, बड़ा दुकानदार, फैक्ट्री वाले, सबकी जो पहले लिक्विडिटी थी कम हो गई। एक सवाल आ रहा है आपकी बातों से निकल के, जो तमाम जो मुसलमानों को लेके तमाम कानून आए हैं, चाहे कानून रहा हो 3 तलाक का कानून रहा हो या यह कानून रहा हो, यह समान नागरिक संहिता का या कानून रहा हो हाल फिलहाल में वक्फ संशोधन बिल का, इससे मुसलमान पर क्या असर पड़ा है इन तमाम कानूनों का? देखिए मुसलमान कोई छुई का पेड़ पे है कि 2-4 बिल आएंगे और उससे मुरझा जाएगा। अरे मुसलमान पहले भी जिंदा था, आज भी जिंदा रहे, कल भी भाईचारे के साथ जिंदा थे, आज भी भाईचारे के साथ जिंदा रहेगा, है और कल भी भाईचारे के साथ जिंदा रहेगा। तो एक भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, वो उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। उसको ही पता है कि ये हिंदुस्तान का 22-23 करोड़ मुसलमान कहीं नाली में से घबराने वाला जाएगा समुन्द्र में, ये तो जहाँ है वहां रहेगा, उसमें कोई, वो भी जानते हैं और भी लोग जानते हैं। और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो उन्होंने गुब्बारे में हवा भरी थी फिरका परस्त की, वो नीचे आ रही है और उसका नुकसान इकोनॉमी पर पड़ने लगा है, जाहिर होने लगा है। अब उनकी भी मजबूरी होगी, क्योंकि ये मुद्दे न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल बन जाते हैं। हमें दुनिया में भी तो अपनी बात जवाबदेही रखनी है। तो जब दुनिया में हम जाएंगे लोग सवाल करेंगे। सवाल जब अमेरिका गए थे हमारे मोदी जी, तो सवाल किया गया, कभी आज तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें एक सवाल आया, उसका जवाब दे नहीं पाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दरहम बरहम हो गई। तो इसलिए बड़ा इनको समझना चाहिए और ये समझेगी, क्योंकि ये हकीकत नहीं है, ये तो एक आर्टिफिशियल चीज बना दी गई वक्ती तौर पर, जिसको खत्म हो, जिस दिन तेज धूप निकलेगी उस दिन ये पिघल जाएगा। एमपी साहब, एक सवाल और भी आ रहा है यहाँ पे कि जय पहलगांव की आतंकी घटना, ऑपरेशन सिंदूर, 2 लड़कियों का सम्मान, उसमें तमाम 2 लड़कियों को सिर आंखों पर बैठी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाद उसके अमेरिका का आदेश, उसका पालन और फिर शौर्य झंडा यात्रा, कैसे देखते हैं उस पूरे पैकेज को, जो सामने लाया गया है? क्या तस्वीर वही एक्चुअल है या उससे अलग आप कुछ आप देखना चाहते, दिख रहा है आपको? पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे और फिर समझौता? देखिए जो पहलगाम वाला वाक़ा हुआ है उसकी सभी मजम्मत करते हैं, वो इंसानियत के खिलाफ। कोई मजहबी नहीं कहता इस बारे में कि आप किसी को
कत्ल कर दें, कोई इजाजत नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान था की तरफ से कराया गया था, ये प्रूव है। और उसका सबक हिंदुस्तान ने सिखा दिया पाकिस्तान को, ये भी अपनी जगह से। लेकिन हम एक फ्रंट पे नाकाम, वो फ्रंट था हमारा फॉरेन पॉलिसी। हमारी सेनाओं ने आगे बढ़ के काम किया, सबक सिखाने का काम किया। सेना की जितनी भी सराहना की जाए वो काम किया, बहादुरी से काम किया, चाहे खास तौर से एयरफोर्स के लिए। वो काबिल मुबारकबाद है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम। आज जो हमारे मुस्तकिल दोस्त थे, खासतौर से रशिया, वो हमारे लिए आगे नहीं। रशिया को छोड़ के हम लोगों ने अमेरिका पे भरोसा किया, वो भी बैक मार। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकारा रही और उसमें फॉरेन मिनिस्टर का कोई अमल दखल नहीं रहा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी को हमारे खुद प्रधानमंत्री जी देखते हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही जाते हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं रखी उन्होंने, और उसका रिजल्ट ही सामने। हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, दुनिया 80-90 के करीब मुल्कों का दौरा किया, जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से जप्ती मारते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी सिर्फ उस झपटी को ही सब कुछ समझ। जबकि हमेशा दोस्ती मुल्कों के बीच में होती है, नेताओं के बीच में नहीं। हमारे मोदी जी नेताओं के बीच में दोस्ती करना चाहते हैं, मुल्कों के बीच में नहीं। जब रशिया पे वक्त आया तो हमने उसका साथ नहीं दिया, यूक्रेन और रशिया के लिए। तो जाहिर बात है रशिया हमारे साथ क्यों खड़ा हो, हमें साबित करना था कि हम रशिया के साथ हैं और जो हो सकेगा हम मदद करेंगे। लेकिन हमारे मोदी जी रशिया गए और वहां महात्मा बुद्ध की अहिंसा का एक पाठ पढ़ा के चले। तो जाहिर बात है अब हमारे साथ क्यों खड़ा होगा रशिया। आपके हमारे कनाडा जिन्होंने हमें रिएक्टर दिया, जिससे हमने बिजली बनाने का काम किया, यहाँ तक के एटम बनाने का चीज का सहारा लिया है। आप एक छोटी सी वारदात पे उन्हें गिराया है, छोटी मोटी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वारदात जी जी जी, उसे नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि मुल्कों की दोस्ती बड़ी मुश्किल से बड़ी बड़ी बातें होती है वो बड़ी बातें होती है, छोटी मोटी चीजें को दरकिरार करना पड़ता है। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री ने उसे इशू बना लिया, और जब वो वहां के प्रधानमंत्री आए यहाँ, उनको कोई अहमियत नहीं। जो प्रोटोकॉल था वो भी नहीं दिया गया, उन्हें मीटिंग तक में शामिल नहीं किया। तो ये सारी चीजें हमें सबक सीखना चाहिए इन चीजों से कि भाई अगर हमें दोस्ती करनी तो फिर वो मुल्कों की दोस्ती होनी चाहिए, पॉलिसी के तहत होनी चाहिए, ना कि निजी एजेंडा होना चाहिए। किसी को बराक कह देना, किसी को ट्रम्प कह देना, किसी को, ये बड़ा मुश्किल होता है, मायने नहीं रखते। लेकिन सर इसके बाद में जो झंडा शौर्य यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई, देश भर में निकाली गई, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जनपद स्तर पे, उसके मीनिंग क्या है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि बीजेपी प्रेरित थी, उसमें तमाम और दल साथ में नहीं लगे, जबकि झंडा यात्रा निकाल ली तो पूरे देश को निकालनी चाहिए थी। देखिए बड़े अफसोस की बात, जब पहलगाम का वाक़या होता है, ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाते हैं, सही है, बड़ा अच्छा थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और जब सेना ने अपना काम किया, उसके बाद कोई ऑल पार्टीज मीटिंग नहीं बुलाई गई, ना ही पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया। इन सब चीजों को छोड़ के
आप बिहार में कन्वेंसिंग करने चले गए पार्लियामेंट, विधानसभा सर, इलेक्शन के जी, सिलसिले, विधानसभा इलेक्शन। जाहिर सी बात है कि आप उसका क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, यात्राएं निकाल, तो जाहिर बात है भाई अपोजिशन आपको आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, आप अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट बिहार जाके वहाँ अपना प्रचार कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, उसमें आप अपोजिशन को दूर किए हुए, तो अपोजिशन गिला ये जब आप पूछ नहीं रहे तो क्यों आपके गले में हार डालने में काम। तो क्या हमारे साथ में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी फजलुर रहमान साहब, और तमाम चर्चा इन्होंने तमाम बिंदुओं पर, तमाम मुद्दों पर बात की है, और साथ में यह भी कह दिया कि गठबंधन धर्म हाईकमान से चलेगा, स्थानीय नेताओं से नहीं चलेगा, और गुरेज नहीं है साइकिल के साथ हाथ का पंजा रहे और साथ में हाथी भी जुड़ रहे, बस एक निशाना, एक बात की भाजपा को कैसे हराया जाए। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ का।